वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमिक कालापल पर। छात्रों, आज एक मैं बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय लेकर आया हूँ जीव विज्ञान का, जिसका नाम है जनन। मतलब जनन क्या होता है ना, इसके प्रकार है ना, इन सब बातों को मैं आज इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हम समझेंगे जनन क्या होता है। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, जीव जनन कैसे करते हैं। इससे पहले हम बता दूं कि भैया जो जनन है, जैसे हमारे मनुष्य शरीर है ना, उसका निर्माण कैसे हुआ है। तो जो मनुष्य शरीर है वो कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर मनुष्य शरीर का निर्माण होता है ना। इस कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, जनन को समझने से पहले हम थोड़ा सा 9th क्लास में जाएंगे, है ना। उसमें दे रखा है कोशिका के बारे में। तो कोशिका क्या होती है ना, तो देखिए, कोशिका जो होती है वो जीवन की संरचनात्मक एवं मूलभूत या कार्यात्मक इकाई होती है। मतलब हमारा जो शरीर है वहाँ कई प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होता है ना। तो कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, इस केंद्रक के अंदर ऐसी पतली धागे नुमा संरचना में, है ना। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में जाएगा किस प्रकार एक जीव का निर्माण होता है ना, किस प्रकार एक संतति का निर्माण होता है ना, और किस प्रकार मनुष्य शरीर का निर्माण होता है। तो देखिए, कोशिका के अंदर पाया जाता है केंद्रक, है ना, और केंद्रक के अंदर पतली धागे नुमा संरचना में पाए जाते हैं गुणसूत्र। क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र। देखो, इसको समझोगे तभी आपको जनन वाला अध्याय समझ में आएगा। ठीक है, गुणसूत्र। इस गुणसूत्र के अंदर पाया जाता है डीएनए प्लस प्रोटीन। ठीक है, क्या पाया जाता है? डीएनए प्लस प्रोटीन। क्लियर? देखिए, हमारा जो शरीर है आप सभी जानते हो कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर मनुष्य के शरीर का निर्माण होता है ना। शुक्राणु जो कोशिका है जो नर के अंदर पाई जाती है, अंडाणु जो कोशिका मादा के अंदर पाई जाती है ना। इन दोनों के निषेचन के द्वारा ही किसका निर्माण होता है? मनुष्य शरीर का निर्माण होता है। पर वो होता किस प्रकार से, हम बहुत बारीकी समझ के चलेंगे। तो मनुष्य का शरीर जो मिलकर बना है वो किससे मिलकर बना है? कोशिका के अंदर बता रहा हूँ आपको केंद्रक पाया जाता है ना। केंद्रक के अंदर पतली धागे नुमा संरचना में गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन गुणसूत्र के अंदर डीएनए प्लस प्रोटीन पाया जाता है। अब डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल है ना। प्रोटीन क्या करता है? ये बच्चे का शरीर का विकास करता है। ठीक है, साथ में बता दूं जो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है भैया वो कि कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कब की? तो सन 1665 में। ठीक है, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक है हमारा जनन। तो भैया जनन होता क्या है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा? जनन। देखिए, सजीवों में अपने ही समान रंग रूप आकृति के नए जीवों को जन्म देने की क्षमता जनन कहलाती है। क्या होता है जनन? कि जितने भी सजीव है वो अपने ही समान रंग रूप आकृति के नए जीवों को जब जन्म देते हैं तो उनके जो जन्म देने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। सजीवों में अपने ही समान रंग रूप आकृति के नए जीवों को जन्म देने की क्षमता जनन कहलाती है। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि भैया जो जनन होता है ना, कि जीव जनन क्यों करते हैं, है ना। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि जीव जनन क्यों करते हैं। तो देखिए, अपने
अस्तित्व जीव अपने अस्तित्व पहचान को बनाए रखने के लिए जनन की क्रिया करते हैं, है ना। जीव जनन क्यों करते हैं? क्योंकि अब वो अपनी पहचान, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वो क्या करते हैं? जनन की क्रिया करते हैं। यदि जनन की क्रिया नहीं होती तो आज आप मेरे को जान सकते थे क्या, है ना। जैसे आपने सुना होगा डायनासोर का नाम सुना है, हमने देखा क्या उसको? क्यों? क्योंकि उसकी जो जनन की जो प्रक्रिया है वो क्या हो गई? पूर्णतः बंद हो गई है ना। मतलब उसका अस्तित्व क्या हो गया? धीरे धीरे करके नष्ट हो गया, है ना। तो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए जनन की जो क्रिया है वो जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम जनन के प्रकारों की, ठीक है। तो देखिए, जो जनन होता है हमारा वो दो प्रकार का होता है ना। एक होता है लैंगिक जनन, है ना, और दूसरा प्रकार होता है इसका अलैंगिक जनन, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे भैया लैंगिक जनन क्या होता है ना। देखिए, लैंगिक जनन तो नर युग्मक व मादा युग्मक के बीच होने वाले जनन की प्रक्रिया लैंगिक जनन कहलाती है। लैंगिक जनन कहलाती है, ठीक है। क्या होता है लैंगिक जनन? कि नर युग्मक और मादा युग्मक के बीच होने वाले जो जनन की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? लैंगिक जनन कहलाती है ना। इसमें दो जनक का होना आवश्यक है ना। पहला पॉइंट क्या जाएगा? इसमें दो जनक का होना आवश्यक है। दो जनक का होना आवश्यक है ना। साथ में दो जनक की बात करें, नर या मादा, है ना। तो जो लैंगिक जनन है हमारा, उसमें दो जनक का होना आवश्यक है, नर या मादा, ठीक है। साथ में इसमें निषेचन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो इसमें युग्मनज बनते हैं। युग्मनज का निर्माण होता है। फोर्थ पॉइंट में यदि बात करें तो इसके द्वारा बनने वाला जो जीव है ना, वो अपने जनक से भिन्न भी हो सकता है, ठीक है। तो लैंगिक जनन में जीव भिन्न भी हो सकता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट की यदि हम बात करें तो लैंगिक जनन में जो जनन की प्रक्रिया है वो धीमी होती है। लैंगिक जनन में जनन की प्रक्रिया कैसी होती है? धीमी होती है, ठीक है। तो बिल्कुल बारीकी से हम समझेंगे कि लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन क्या होता है कि भैया इसमें दो जनक का होना आवश्यक है ना, नर या मादा,
ठीक है। साथ में इससे जो इस जनन की प्रक्रिया से उत्पन्न जो जीव है वो अपने जनक से कैसा हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है। साथ में इसमें जो जनन की ये लैंगिक जनन है, इसमें जो जनन की प्रोसेस है वो कैसी होती है, धीमी होती है, ठीक है। तो नर और मादा के बीच होने वाले जो जनन की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, मेरी लैंगिक जनन कहलाती है। इतना क्लियर है सभी को, है ना। अब हम बात करते हैं अलैंगिक जनन पर। तो देखिए अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, देखिए अलैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें केवल एक जनक होता है, इसमें केवल एक जनक होता है ना। साथ में बता दो, आप लैंगिक जनन में कुछ उदाहरण भी दे सकते हो, जैसे लैंगिक जनन की प्रक्रिया जो मनुष्य में होती है ना, कुत्ता में होती है, हमारे बिल्ली वगैरह इनमें सब में कौन सी प्रक्रिया होती है जनन की, लैंगिक जनन होता है, ठीक है। इसमें केवल एक जनक होता है तथा जनन जीव के अलैंगिक भागों से होता है, अलैंगिक भागों से होता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है हमारा अलैंगिक जनन, की जिसमें केवल एक ही जनक होता है और जनन की प्रक्रिया जीव के अलैंगिक भागों से होता है, मतलब वो उसे भागों से टूटकर और नए जीव का निर्माण करता है, वो कहलाता है मेरा अलैंगिक जनन, है ना। इसमें जो जनन की प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है, तेजी से होती है, ठीक है। अलैंगिक जनन में जो जनन की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है वो बहुत तेजी से होती है, ठीक है ना। इसके द्वारा उत्पन्न जीव, इसके द्वारा जो उत्पन्न जीव होता है वो अपने जनक के ही समान होता है। कैसे होता है, जनक के समान होता है। क्लियर, आगे समझ में। तो अलैंगिक जनन क्या होता है कि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक होता है और यहाँ जीव के अलैंगिक भागों से होता है। साथ में इसमें जो जनन की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत तेजी से होती है और इस अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न जीव है वो अपने जनक यानी अपने पिता के समान ही दिखाई देता है, ठीक है। अब हम अलैंगिक जनन की कुछ विधियों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत आसान तरीके से मैं अलैंगिक जनन की आपको विधियों के बारे में बताऊंगा। देखिए अलैंगिक जनन की विधियां, अलैंगिक जनन की विधियां, ठीक है। पहला विधि है यहाँ पे विखंडन, विखंडन, ठीक है। दूसरी दे रखी है कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन ना। तीसरा दे रखा है यहाँ पे मुकुलन, मुकुलन है ना। चौथा दे रखा है पुनरुद्ध भवन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे विखंडन की। किसकी बात करते हैं, विखंडन। ये अलैंगिक जनन की विधियां किस प्रकार से होती है, पौधों में भी होती है और ये जीवों में भी इस प्रकार से ये विधियां होती है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं विखंडन की, विखंडन। तो देखिए विखंडन में क्या होता है कि इसमें जीव अन्य या भिन्न भिन्न दो जीवों का निर्माण करता है, भिन्न भिन्न दो जीवों का निर्माण करता है ना।
और वो क्या कहलाता है हमारा विखंडन। विखंडन में क्या होता है कि इसमें इस प्रजनन में जीव अपने ही समान दो भिन्न भिन्न जीवों का निर्माण करता है। और विखंडन हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है द्विखंडन जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, द्विखंडन, है ना, और दूसरा होता है विखंडन, सॉरी द्विखंडन के बाद हो जाएगा बहुखंडन। देखिए हमारा जो विखंडन होता है वो भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक होता है द्विखंडन और दूसरा होता है बहुखंडन। अब हम बात करते हैं भैया द्विखंडन। द्विखंडन क्या होता है, द्विखंडन तो देखो नाम से स्पष्ट, द्वि यानी दो, खंडन यानी क्या होता है टुकड़े होना, है ना। तो द्विखंडन में एक कोशिकीय जीव अपने ही समान दो नए जीवों को जन्म देता है। जनन की यह प्रक्रिया द्विखंडन कहलाती है। क्लियर। बहुत एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो पूछ सकता है 2 नंबर में आपसे कि भैया द्विखंडन क्या है। तो द्विखंडन, द्वि यानी दो, खंडन यानी टुकड़े, मतलब इसमें एक कोशिकीय जीव अपने ही समान दो नए जीवों को जन्म देता है। और जनन की जो प्रक्रिया है यह क्या कहलाती है, द्विखंडन कहलाती है। उदाहरण इसका क्या जाएगा, अमीबा, है ना, पैरामीशियम, अमीबा या पैरामीशियम। आपने देखा होगा अमीबा इस प्रकार के अमीबा की संरचना रहती है ना। वो क्या करता है द्विखंडन विधि के द्वारा बीच में से इस प्रकार से टूटकर और दो नए अमीबा में परिवर्तित हो जाता है, मतलब दो नए जीवों को जन्म देता है ना। तो इस प्रकार की जो जनन की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, द्विखंडन कहलाती है। मतलब एक कोशिकीय जीव अपने ही समान दो नए जीवों को जन्म देता है और जनन की उनके बीच होने वाले जनन की यह प्रक्रिया कहलाती है, द्विखंडन कहलाती है। उदाहरण अमीबा या पैरामीशियम। अब वो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है भैया कि अमीबा में होने वाले प्रजनन, अमीबा में किस विधि के द्वारा प्रजनन होता है। तो किस विधि के द्वारा होता है वो अमीबा में होता है द्विखंडन विधि के द्वारा। ठीक है। द्विखंडन के बाद हम बात करते हैं यहाँ पे बहुखंडन। बहुखंडन, है ना। तो देखिए बहु यानी बहुत सारे और खंडन यानी टुकड़े। क्लियर। आपको रटना नहीं, आपको समझ के चलना जो वो बोल रहा है। बहु यानी क्या होता है बहुत सारे, और खंडन यानी टुकड़े, बहुत सारे टुकड़े। मतलब इसमें क्या होता है कि एक कोशिकीय जीव अपने ही समान अनेकों जीवों को जन्म देता है और उनके बीच होने वाले जनन की यहाँ प्रक्रिया क्या कहलाती है, बहुखंडन कहलाती है ना। कि इसमें एक कोशिकीय जीव अपने ही समान अनेकों जीवों को जन्म देता है। उनके बीच होने वाले जनन की प्रक्रिया ना बहुखंडन कहलाती है। बहुखंडन कहलाती है। ठीक है।
बहुखंडन क्या होता है कि इसमें एक कोशिकीय जीव क्या करता है, अपने ही समान अनेकों जीवों, अनेक संतति है ना को क्या करता है, जन्म देता है। और इस प्रकार का होने वाला जो जनन होता है वो किस विधि के द्वारा होता है, वो होता है बहुखंडन विधि के द्वारा, है ना। उदाहरण इसका मादा इनफ्लूएंस मच्छर, मादा इनफ्लूएंस मच्छर का नाम सुना होगा आपने, है ना। वो एक कोशिकीय जीव है और उसमें जो जनन की प्रक्रिया होती है वो किस विधि के द्वारा होती है, बहुखंडन विधि के द्वारा। तो एग्जाम वगैरह में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भैया मादा इनफ्लुएंस जो मच्छर है उसमें जनन की प्रक्रिया है वो किस विधि के द्वारा होती है, तो वो होती है ऑप्शन रहे मान लो द्विखंडन, बहुखंडन, है ना। तो किसके द्वारा होती है वो, बहुखंडन विधि के द्वारा, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे मुकुलन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से। मुकुलन या इसका एक और नाम है कलिकायन, कलिकायन, है ना। बहुत ही सरल शब्दों में हम इसको समझेंगे, ठीक है। आपने आलू देखा है ना, अभी उसके बोने का टाइम आ रहा है ना, मतलब उसका प्रजनन का टाइम आ रहा है, उसके नए जीव को जन्म देने का समय आ रहा है ना। तो होता क्या है इस समय में, जो आलू है उस पे इस प्रकार से कलिकाएं निकल आती, क्या निकल आती, कलिकाएं निकल आती है, मुकुल निकल आते हैं। अब फिर हम उसको काट के कहाँ पे लगा देते हैं, खेतों पे लगा देते हैं, और फिर क्या करता है भैया वो उससे नए पौधे का, नए आलू का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ही, है ना, मुकुलन में क्या होता है कि कुछ जीवों के शरीर पर, कुछ जीवों के शरीर पर, जीवों के शरीर पर उभार उत्पन्न हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, हो जाते हैं, जो परिपक्व होकर नए जीवों को जन्म देते हैं, है ना। और जनन की जो ये प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, मुकुलन कहलाती है, ठीक है। आलू का सिर्फ एक एग्जाम्पल हमने समझा है क्योंकि हम दैनिक जीवन में उसको देखते हैं, है ना। पर वास्तविकता मुकुलन क्या होता है कि कुछ ऐसे जीव रहते हैं जिनके शरीरों पर क्या निकल आती है, मुकुल निकल आते हैं, कलिकाएं निकल आती है, और वो परिपक्व होकर नए जीवों में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। और इस प्रकार उनका बदलने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, मुकुलन कहलाती है। यानी कि कुछ जीवों के शरीर पर उभार उत्पन्न हो जाते हैं और जो परिपक्व होकर नए जीवों में बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा, उदाहरण के लिए समुद्री जीव है हाइड्रा, हाइड्रा, है ना, है ना। एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम वगैरह में भी क्वेश्चन आ सकता है, या 10th लेवल एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि भैया हाइड्रा में प्रजनन होता है किस विधि के द्वारा होता है, तो वो होता है कलिकायन द्वारा या मुकुलन द्वारा, ठीक है। तो हाइड्रा देखिए, हाइड्रा की संरचना इस प्रकार से होती है ना। और इस प्रकार से इसके शरीर पे ऐसे, इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके इसके शरीर पे क्या निकल आती है, मुकुल निकल आते हैं, कलिकाएं निकल आती है, और परिपक्व होकर वो क्या करती है, नए जीवों में बदल जाती है। और उनके नए जीवों में बदलने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, मुकुलन या कलिकायन कहलाती है, ठीक है। जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। अगला आता है छात्रों कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन। देखिए कायिक प्रवर्धन क्या होता है ना, कि कुछ, जैसे आपने देखा होगा कायिक प्रवर्धन हम करते किसी के यहाँ भैया गुलाब का पौधा लगा हुआ है ना, वो हमारा मन करता है कि यार कहीं ना कहीं हम भी ले जाकर उसको अपने घर लगाए, है ना, क्योंकि गुलाब देखने में बहुत अच्छा लगता है, उसको खुशबू अच्छी रहती है, तो हमारा भी मन करता है हम इसको लगाएं। तो हम क्या करते हैं, उसकी टहनी को तोड़ के लेके आते हैं और लाकर घर पे लगाते हैं, और वो नए पौधे में बदल जाता है। अब वो बदलता किसके कारण है, वो कायिक प्रवर्धन के कारण बदलता है ना। तो पौधों के भागों
रचनाओं कहानियां को काटकर नवीन पौधे उत्पन्न करने की प्रक्रिया कायिक प्रवर्धन कहलाती है। किसे बोलते हैं भैया कायिक प्रवर्धन? कि पौधों के कुछ भागों, रचनाओं, टहनियों को काटकर नए पौधे विकसित करने, नए पौधे उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है वो कायिक प्रवर्धन कहलाती है। और जो कायिक प्रवर्धन होता है हमारा वो दो प्रकार का होता है, मतलब उसको दो भागों में बांट दिया हमने। एक तो क्या है, एक होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है कृत्रिम या मानव निर्मित। प्राकृतिक में क्या जाता है आपका, है ना, जैसे जड़, तना या पत्तियों के द्वारा, है ना। तो कायिक प्रवर्धन दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, है ना, और दूसरा होता है कृत्रिम या मानव निर्मित, है ना। प्राकृतिक में क्या जाता है, तना, पत्तियां, है ना, या जड़, है ना। तना पत्तियां क्या होता है कि कुछ पौधे की पत्तियां ऐसी रहती है जो, है ना, सूखने के पश्चात वापिस जैसे जमीन पर गिरती है और वापिस से क्या होता है, उनसे उनके द्वारा नए पौधे का जन्म हो जाता है। तो हो किस रूप में गया, वो हो रहा है प्राकृतिक रूप से हो रहा है ना, कि पौधे की पत्ती है वो सूख गई, सूखने के बाद जैसे जमीन पे गिरी और वो फिर उससे नया पौधा उत्पन्न हुआ, है ना। तो वो हुआ है कायिक प्रवर्धन के द्वारा। तो वो क्या कहलाती है, प्राकृतिक विधि, मतलब प्राकृतिक रूप से वो हो रहा है ना। अब तना की बात करते हैं, जैसे आपने देखा होगा अदरक वगैरह, है ना, अदरक का हम तना वगैरह काट के जैसे जमीन के अंदर लगाते हैं तो उससे नया पौधा विकसित हो जाता है ना। जैसे आलू है, आलू को हमने काट के जमीन के अंदर लगाया प्राकृतिक रूप से, तो फिर उसके द्वारा क्या होगा, नए आलू का निर्माण होगा, यानी नया आलू का पौधा उत्पन्न होगा। तो वो क्या कहलाता है, कायिक प्रवर्धन, यानी वो क्या आता है हमारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में। ठीक है। अब कृत्रिम में क्या जाएगा आपका, कृत्रिम जैसे मान लीजिए अभी गुलाब का उदाहरण दिया है ना, तो गुलाब को क्या करते हैं, हम उसकी टहनी को काट के लेके आते हैं, काट के लाकर जैसे हम जमीन के अंदर उसको लगाते हैं तो वो नए पौधे के रूप में उत्पन्न हो जाता है, मतलब नए जीव में बदल जाता है, नए पौधे में बदल जाता है। उसको बदलने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, कायिक प्रवर्धन कहलाती है। तो आप इसमें उदाहरण दे सकते हो, उदाहरण, है ना, गुलाब, है ना, अदरक, है ना, बहुत सारे उदाहरण दे सकते हो। आपका आलू हुआ, है ना, शकरकंद, है ना। अब शकरकंद जो है उसमें यदि हम बात करें तो कायिक प्रवर्धन किस विधि के द्वारा हो रहा है, उसमें हो रहा है जड़ के द्वारा, है ना। उसकी जड़ को हम जैसे जमीन के अंदर लगाते हैं तो वो नए मतलब पौधे के रूप में विकसित हो जाती है। ठीक है। आलू की बात करें या अदरक की बात करें तो हम इसको जब जमीन के अंदर लगाते हैं तो इसमें जो कायिक प्रवर्धन हो रहा है वो हो रहा है उसके तने के द्वारा, उसको काट के और जब हम जमीन के अंदर लगाते हैं तो वो नए पौधे में विकसित हो जाता है। ठीक है। गुलाब की बात करें तो गुलाब की टहनी को काट कर जैसे हम जमीन के अंदर लगाते हैं तो वो नए पौधे नए गुलाब के रूप में विकसित हो जाता है। ठीक है। इसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो हमारा अध्याय है नाम जनन, और जनन किस प्रकार एक जीव का निर्माण होता है। बहुत आसान तरीके से मैं आज आपको बताऊंगा कि, है ना, किस प्रकार एक नए जीव का निर्माण होता है। ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, है ना, कि यदि आप किसी भी चीज को समझ रहे हो, है ना, तो बिल्कुल उस पर आपका फोकस होना चाहिए। जब तक आपका उस चीज पे फोकस नहीं है, आपका ध्यान नहीं है, तो आपको वो समझ में नहीं आएगी। ध्यान ही सब कुछ होता है। आप अपने ध्यान को केंद्रित करना सीखें और एक अपना गोल बना के चले। क्या बना के चले, गोल बना के चले। अभी आपने देखा भारत पाकिस्तान मैच हुआ था, विराट कोहली अंतिम समय तक टिका रहा। क्यों? क्योंकि वो पागल व्यक्ति। एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन यू आर क्रेजी, है ना, सब कुछ संभव है। एवरीथिंग इज
पॉसिबल व्हेन यू आर क्रेजी, मतलब आपको एक अपना गोल लेना पड़ेगा, है ना, और उस गोल के प्रति आपको पागल बनना पड़ेगा। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इसका मतलब होता है हर चीज संभव, हर चीज मिल सकती है। व्हेन एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन यू आर क्रेजी, मतलब आपको उस गोल को लेकर पागल बनना पड़ेगा। वो पागल बना तभी आज क्रिकेट की दुनिया में वो प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद अब जनन में जो मैंने अभी आपको बताया है ना, कि किस प्रकार एक नए जीव का निर्माण होता है, बहुत आसान तरीके से हम समझेंगे। इससे पहले बता दूं आपको कि अभी मैंने बताया था कि कोशिका, है ना, कोशिका के अंदर पाया जाता है केंद्रक, केंद्रक के अंदर पाया जाता है गुणसूत्र, और गुणसूत्र के अंदर पाया जाता है डीएनए प्लस प्रोटीन। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ वापस से आपको, ताकि आपको समझ में जाए किस प्रकार एक नए जीव का जन्म हो रहा है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो शरीर है, जिस प्रकार ये मकान बना हुआ है, तो ये ईंट, सीमेंट, रेत, सरिया, इन सब की मतलब सभी के द्वारा मिलकर क्या हुआ है, इन सभी को मिलाकर इस भवन का, इस मकान का निर्माण हुआ है। तो इसी प्रकार हमारा जो मनुष्य शरीर वो कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है ना। तो देखिए यहाँ पे नर की शुक्राणु कोशिका, नर की कौन सी कोशिका, शुक्राणु कोशिका, नर, है ना, ये आपकी होगी मादा, नर की शुक्राणु कोशिका, शुक्राणु, है ना, और मादा की अंडाणु कोशिका, अंडाणु कोशिका, है ना। अब यहाँ पे मैंने ये चीज इसलिए बताई ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना, मतलब एक नए जीव के निर्माण में नर की कौन सी कोशिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, शुक्राणु कोशिका, है ना, और मादा की अंडाणु कोशिका, है ना। तो नर की शुक्राणु कोशिका और मादा की अंडाणु कोशिका। ठीक है, तो अब आप जानते हो कोशिका, और कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, गुणसूत्र, गुणसूत्र के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। तो नर का देखिए यहां से क्या होगा, नर के 23 गुणसूत्र, 23 गुणसूत्र नर के, है ना, और मादा के 23 गुणसूत्र, संख्या में नहीं, ठीक है, जोड़ी में नहीं है, संख्या में। 23 गुणसूत्र किसके, मादा के। ये दोनों मिलकर निषेचन की क्रिया के द्वारा, किसकी क्रिया के द्वारा, निषेचन की क्रिया के द्वारा। इससे पहले मैं बता दूं आपको निषेचन होता क्या है ना, थोड़ा सा हम इस पर बात कर लेते थे। 2 नंबर का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भैया, निषेचन क्या है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया, किसके, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलन। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 23 गुणसूत्र इसके मिल रहे हैं और 23 गुणसूत्र इसके मिल रहे हैं, और यहाँ पे क्या बना रहे हैं, 46 गुणसूत्रों का वो निर्माण कर रहे हैं। तो नर युग्मक किस क्रिया के द्वारा कर रहे हैं, वो निषेचन की क्रिया के द्वारा कर रहे हैं। ठीक है, तो नर युग्मक या मादा युग्मक के जो मिलन की, जो संलयन की जो प्रक्रिया होती है, वो निषेचन कहलाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, निषेचन की क्रिया के द्वारा इन्होंने किसका निर्माण करा, युग्मनज का निर्माण करा, किसका, युग्मनज। और युग्मनज के द्वारा क्या बना, आपका भ्रूण बनता है ना, भ्रूण, और भ्रूण के बाद क्या बनता है, संतति बनती है, बेबी बनती है। इस प्रकार एक नए जीव का जन्म होता है। आगे समझ में कि नर की एक शुक्राणु कोशिका, मादा की अंडाणु कोशिका, यानी नर के 23 गुणसूत्र, मादा के 23 गुणसूत्र, है ना, निषेचन की क्रिया के द्वारा युग्मनज बनाएंगे, और युग्मनज के द्वारा क्या बनेगा, भ्रूण, और भ्रूण के द्वारा क्या बनेगा, संतति। अब यहाँ पे डीएनए प्लस प्रोटीन का क्या कार्य है ना, तो देखिए नर का पिता का डीएनए और माता का डीएनए, है ना, वो किस में आता है, उसकी संतति में आता है। तो वो कितना आता है, 90% डीएनए, है ना, उसके माता और वह पिता से मैच करते हैं, है ना। किसी संतति या जीव का जो डीएनए होता है वो 90% अपने माता व पिता से क्या करता है, मैच करता है। 10% डीएनए, 10% जो डीएनए है वो अपने माता या पिता से मैच नहीं करता है। इसलिए देखिए आपने देखा होगा हम हमारे माता पिता के समान दिखाई देते हैं क्या, नहीं दिखाई देते। क्यों दिखाई देते, इस 10% डीएनए के कारण। 90% डीएनए
तो क्या करता है, मैच कर रहा है, 10% डीएनए मैच नहीं कर रहा है, इसलिए जो हम हमारे माता पिता के समान यानी उनके हूबहू दिखाई नहीं देते। वो किस लिए नहीं दिखाई देते, इस 10% डीएनए के कारण। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा किस प्रकार एक नया संतति बनता है, किस प्रकार एक नया जीव बनता है। तो नर के शुक्राणु कोशिका, मादा की अंडाणु कोशिका, है ना, और इनके बीच क्या होता है, निषेचन होता है। निषेचन के द्वारा युग्मनज बनता है, और युग्मनज के द्वारा क्या बनता है, भ्रूण बनता है, और भ्रूण के द्वारा संतति बनती है। अब यहाँ पे जो प्रोटीन है, प्रोटीन का क्या कार्य भी है, प्रोटीन का कार्य क्या होता है, जो बनने वाला जो भ्रूण है, जो शिशु है, जो संतति है, वो उसके शरीर का क्या करता है, विकास करता है, उसके अंगों का क्या करता है, विकास करता है। तो दोस्तों वीडियो समझ में आया होगा, आगे भी आपके लिए और भी वीडियो लेके आऊँगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।